नमस्कार, मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। स्वागत करती हूं हमारे खास पेशकश में। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयतावादी पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी। जाहिर है बीते 9 सालों में बीजेपी का ग्राफ जिस तरह बढ़ा है उससे यह मानने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के ये दावे दक्षिण के दरवाजे तक जाते जाते हल्के पड़ने लगते हैं, क्योंकि ये खुद बीजेपी नेता भी मानते हैं कि दक्षिण में मामला डामाडोल है। मगर अब दक्षिण के दुर्ग को भेदने के लिए मोर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला है। क्या है बीजेपी का दक्षिण प्लान और क्या है इसके लिए मास्टर प्लान, न्यूज़ वन इंडिया पर दिखाएंगे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब दक्षिण की बारी। कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण में बीजेपी के लिए कुछ भी खोने को नहीं। तेलंगाना में जहां बीजेपी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही है, तो वहीं नजर तमिलनाडु, केरल पर भी है। आंध्र में टीडीपी के सहारे बीजेपी सत्ता का स्वाद भले ही चख चुकी है, मगर खुद के दम पर बड़ी कामयाबी से कोसों दूर है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की क्या रहेगी रणनीति और क्यों प्रधानमंत्री खुद दक्षिण में मोर्चाबंदी का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको अपनी एक रिपोर्ट में दिखाएंगे। बीजेपी बनेगी अखिल भारतीय पार्टी। दक्षिण फतह के लिए बीजेपी का प्लान। पीएम मोदी साधेंगे दक्षिण का दुर्ग। बीजेपी का मिशन साउथ। 4 महीने, 8 दौरे और लगातार संगठन पर नजर। दक्षिण को लेकर बीजेपी की तैयारी किस लेवल की है, ये आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पहले तेलंगाना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई, फिर अब सरकारी योजनाओं के जरिए दक्षिण के राज्यों को साधने की कोशिश हो रही है। कोशिश रूट लेवल पर भी है, जातिगत आधार, सामाजिक आधार और वैचारिक आधार पर भी। दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन, किसान आंदोलन और निजाम के खिलाफ आंदोलन से पैदा हुई वैचारिक जमीन को भेदना भी बीजेपी के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। ये और बात है कि बीजेपी को कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा मौका तेलंगाना में दिख रहा है, जिसके पीछे मजबूत आधार भी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें झटक ली थी। इन नतीजों ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया था, क्योंकि महज 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी अचानक बढ़त लेती दिखी। नवंबर 2020 के दुब्बका उपचुनाव में भी बीजेपी ने सीट जीत ली। इतना ही नहीं, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में भी बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। पार्टी अखिल भारतीय पार्टी तो है ही। हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों में अपनी पकड़ बनाने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुछ नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी कर्नाटक को छोड़ के अब बाकी सभी दक्षिण के राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में अभी तक सत्ता में नहीं आई है कभी। और इन राज्यों में उनकी वहाँ के लोगों पर और वहाँ की राजनीति पर पकड़ भी अभी तक वैसी नहीं बन पाई है जैसा पार्टी चाहती रही है। इस दिशा में लेकिन जिस तरह से पार्टी तेज़ी से काम कर रही है, उससे मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे आने वाले कुछ समय में पार्टी ये चाहेगी कि उनके इन राज्यों में होने वाले चुनाव में पार्टी को कुछ सीटें तो मिले जिससे वो शुरुआत कर सके। यानी 2019 के बाद से तेलंगाना में बीजेपी का आधार मजबूत हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह सत्ता विरोधी लहर मानी जा रही है। लेकिन इससे यह साफ है कि अगले चुनाव में कांग्रेस की नंबर 2 की कुर्सी खतरे में है। फिलहाल 18% वोट हासिल करने वाली बीजेपी तेलंगाना विधानसभा में अगर 30% वोटों का आंकड़ा पार कर जाती है तो यकीन मानिए लोकसभा चुनाव में करिश्मा होना तय है। वहीं दक्षिण के दूसरे राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु और केरल में अभी भी बीजेपी को खड़े होने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तमिलनाडु में फिलहाल बिना गठबंधन के बीजेपी का आगे बढ़ना मुश्किल है। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष अन्नामलाई के नेतृत्व में बीजेपी की सभाओं में अब भीड़ जुट रही है, जो पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं। बीजेपी का अच्छा खासा आधार पश्चिमी तमिलनाडु के कुछ जिलों में है।
लेकिन सीटें निकालने के लिए ये काफी नहीं। बीजेपी को यहां उम्मीद थेवर और गोंडर समुदाय से है, जो पारंपरिक रूप से डीएमके के विरोधी रहे हैं। वहीं केरल में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी पर बीजेपी दांव खेल सकती है। भारतीय जनता पार्टी की व्यापकता इस समय पूरे देश में है। एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था यह शहरों की पार्टी है, हमने उस मिथक को भी तोड़ा। एक दौर था जब कहा जाता था कि यह नॉर्थ इंडिया की ही पार्टी है, हमने उस मिथक को भी तोड़ा। आज पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में है। और हमारा यशस्वी नेतृत्व लगातार कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए सेवा, समर्पण और संकल्प के भाव को लेकर जनता के बीच जा रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता लगातार लोगों के मन में बढ़ रही है। कुल मिलाकर देखें तो दक्षिण भारत में 2024 के लिए बीजेपी की उम्मीद सिर्फ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से अच्छी है। तमिलनाडु और केरल में अगर कोई चमत्कार हुआ तो ये बीजेपी के लिए सरप्लस साबित होगा। हालांकि फिलहाल ये कहना और ये तय करना बेहद मुश्किल है कि दक्षिण के दुर्ग को भेदने में बीजेपी को इतनी जल्दी कामयाबी मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। दरअसल दक्षिण की सियासत में बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी उस पर विशुद्ध उत्तर भारतीय पार्टी होने का ठप्पा है। ऊपर से बीजेपी का राष्ट्रवाद, हिंदी भाषा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता भी दक्षिण के राज्य खासकर तमिलनाडु और केरल की सियासत को सूट नहीं करती, जहां की सियासत का डीएनए ही हिंदी विरोध रहा है। शायद बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। बीजेपी का सियासी एजेंडा बना दक्षिण अभियान का सबसे बड़ा रोड़ा, हिंदी विरोध की सियासत का चक्रव्यूह। कैसे भेद पाएगी टीम नड्डा? दक्षिण भारत की सियासत की धुरी ही है हिंदी विरोध। ऐसे में हिंदी भाषा की सबसे बड़ी अलंबरदार दिखाने वाली बीजेपी के लिए पहले ही कदम पर यह ऐसी चुनौती है जो उसकी तमाम दावेदारी की हवा एक झटके में निकाल देती है। ज्यादा वक्त नहीं हुए जब हिंदी दिवस पर अमित शाह के बयान पर दक्षिण की पार्टियों ने खूब बवाल काटा था। अमित शाह ने एक देश एक भाषा की वकालत की, हिंदी को एकता की डोर में बांधने वाली भाषा बताया, जिसके बाद विपक्ष भड़क उठा। विपक्ष ने इसे गैर हिंदी राज्यों पर हिंदी थोपने का कदम करार दिया। और तो और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक ने इस बयान के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया। जाहिर है क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर कांग्रेस पार्टी तक सबको दक्षिण में हिंदी विरोध में चुनावी अक्स दिखता है, लिहाजा एक सुर में सभी बोलने लगे। जाहिर है समझना जरूरी है कि आखिर दक्षिण में हिंदी को लेकर ऐसा क्या है जो विपक्ष को एक साथ खड़ा कर देता है। तो इसे समझने के लिए आपको अतीत में जाना होगा, जब हिंदी विरोध के नाम पर तमिलनाडु के कई शहरों की सड़कें लाल हो गई थी। पहले समझिए हिंदी को लेकर संविधान क्या कहता है। संविधान की धारा 343(1) के मुताबिक देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। इसी धारा के दूसरे हिस्से में अंग्रेजी को आधिकारिक कार्य में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया। इसकी समय सीमा 25 जनवरी 1965 तक रखी गई। हालांकि बाद में यह समय सीमा लगातार बढ़ाई जाती रही। यानी हिंदी को थोपने की बात तो गलत है। अब आते हैं हिंदी विरोध की सियासत पर। तो इसकी शुरुआत करीब 90 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हिंदी का पहला विरोध 1937 में तमिलनाडु में हुआ। तब इसे मद्रास प्रांत के नाम से जाना जाता था। उस समय स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के आदेश जारी हुए, जिसके बाद दंगे भड़क उठे। जाहिर है सियासी दलों के लिए भला इससे अच्छा मसाला क्या हो सकता था। लिहाजा हिंदी विरोध के नाम पर सियासत का नया चैप्टर शुरू हो गया। तब इसका मोर्चा संभाला पेरियार और विपक्ष की जस्टिस पार्टी ने। तब की कांग्रेस की सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी और सख्ती पर उतर आई। नतीजा 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए।
नतीजा 1939 में कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया और फरवरी 1940 में अनिवार्य हिंदी शिक्षा का फैसला वापस ले लिया गया। आजादी के बाद पैदा हुई सियासी पार्टियों को तब तक हिंदी विरोध के नाम पर सियासी खिचड़ी पकाने की रेसिपी का पता चल चुका था। दौर था 1965 का, जब मदुरई में स्थानीय छात्रों और कांग्रेस के नेताओं के बीच टक्कर हुई। ये हंगामा 2 महीने चला। जमकर आगजनी, गोलीबारी, लूट जैसी घटनाएं हुई। करीब 70 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। हालत ये हुई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री खुद सामने आए और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाए रखने का भरोसा दिया। लेकिन इसका सियासी असर यह हुआ कि पहली बार दक्षिण के किसी राज्य में हिंदी विरोध के नाम पर सत्ता स्थापित हुई। 1967 के चुनाव में डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने बहुमत की सरकार बनाई। साफ है, हिंदी विरोध को लेकर अतीत में जितने भी हंगामे हुए हैं, उसे अगर देखें तो हिंदी की सबसे बड़ी पैरोकार पार्टी को दक्षिण में पांव जमाने में सबसे बड़ी मुश्किल उसका अपना सियासी एजेंडा ही है। ऐसे में बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं है। वैसे भी दक्षिण के राज्यों की सियासत या तो विचारधारा की बिसात पर होती है या फिर चेहरे के ग्लैमर पर। पहले मोर्चे पर तो बीजेपी के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन क्या दूसरे रास्ते का विकल्प खुला है? ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दक्षिण भारत की सियासत में सामाजिक जातिगत समीकरणों के अलावा वैचारिक समीकरण सबसे अहम है, खासकर केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में। लेकिन इन सभी के ऊपर कई बार स्टार पावर भाड़े पड़ जाता है। फिर चाहे जयललिता हो, करुणानिधि हो या फिर एनटीआर हो, सभी की पृष्ठभूमि फिल्मी ही रही है। लिहाजा बीजेपी के दक्षिण में अपनी धाक जमाने के लिए इसे फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें पवन कल्याण ने अपना एजेंडा साफ किया। उनके मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस मुक्त आंध्र प्रदेश उनका लक्ष्य है। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार है पवन कल्याण, और जैसा कि दक्षिण की सियासत का ट्रेंड रहा है कि अभिनेताओं पर जनता जमकर प्यार लुटाती है, तो क्या बीजेपी के लिए पवन कल्याण ऐसे ही ट्रेंड सेंटर साबित होंगे? बात यही तक नहीं है, बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव के लिए भी 2 कन्नड़ अभिनेताओं पर दांव खेला है। इनमें कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप और सुदर्शन थुगुदीप शामिल हैं, जिनका एक अपना बड़ा प्रशंसक वर्ग है। किच्चा सुदीप हिंदी फिल्मों में भी नजर आते रहे हैं। इससे पहले किच्चा सुदीप कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब उनका बीजेपी के साथ जाना लगभग तय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और इसी वजह से समाज के सभी वर्गों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उसमें अभिनेता भी हैं, उसमें शिक्षक भी हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, तमाम पेशे से जुड़े लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता देश भर में जनता के बीच लगातार बढ़ रही है। बीजेपी हर उस साउथ सुपरस्टार पे डोरे डाल रही है जो उसे सियासी फायदा पहुंचा सके। सामाजिक, जातीय और विचारधारा के स्तर पे एक झटके में नक्शा बदल देना मुश्किल है, मगर चेहरों की सियासत का अपना ही अंदाज है। इस कड़ी में बीजेपी ने टॉलीवुड सेलिब्रिटी जूनियर एनटीआर से भी संपर्क साधा है। जूनियर एनटीआर का पारिवारिक बैकग्राउंड भी राजनीतिक है, जो चंद्रबाबू नायडू के करीबी रिश्तेदार भी हैं। बीजेपी इनके जरिए पवन कल्याण को भी बैलेंस करने की कोशिश में है, क्योंकि पवन कल्याण से कम प्रशंसक जूनियर एनटीआर के भी नहीं हैं। यानी बीजेपी को इन दोनों को साधने पर किसी एक पे निर्भर नहीं रहना होगा। यानी बीजेपी नेतृत्व की कोशिश है कि किसी एक की मोनोपोली उसके लिए भारी न पड़े। जूनियर एनटीआर से मुलाकात का असर भी दिखा, जो पवन कल्याण टीडीपी से पींगे बढ़ा रहे थे। मुलाकात के तुरंत बाद उन्हें प्रेस सामने आना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा,
उनकी पार्टी टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखेगी। सवाल उठता है कि जब पवन कल्याण ने बीजेपी को समर्थन देने का वादा किया तो फिर इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी। बहरहाल फिलहाल ये तय हो चुका है कि पवन कल्याण के साथ जूनियर एनटीआर का साथ बीजेपी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों में मिलेगा। लेकिन आंध्र और तेलंगाना के अलावा बीजेपी का फोकस तमिलनाडु पर भी है। इसके लिए बीजेपी के ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं सुपरस्टार रजनीकांत के करीबी अर्जुन मूर्ति। अर्जुन मूर्ति आधिकारिक तौर पे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने सदस्यता दिलाई। अर्जुन मूर्ति ने रजनीकांत के करीबी सहयोगी बनने से पहले बीजेपी के तमिलनाडु इंटेलेक्चुअल सेल का नेतृत्व कर चुके हैं और पहले भी बीजेपी के मंचों पे सक्रिय रहे हैं। 2 साल पहले 3 दिसंबर 2020 को रजनीकांत की पार्टी में उन्हें चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। हालांकि बाद में खुद रजनीकांत ने खुद को राजनीति से दूर कर लिया। दक्षिण भारत के सभी राज्यों में पिछले कई दशकों से वहाँ की राजनीति पर फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों का एक बड़ा मजबूत प्रभाव रहा है और वहाँ के लोगों की राजनीतिक सोच पर भी फिल्मी हस्तियों की मजबूत पकड़ रही है। तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये एक ऐसा रास्ता है जिस पे आगे चल के कुछ न कुछ सफलता हर पार्टी को मिलती आई है, चाहे वो कांग्रेस हो, वहाँ की स्थानीय और क्षेत्रीय पार्टियां हो या अब बीजेपी। यानी साफ है कि बीजेपी ने वही फॉर्मूला आजमाने की तैयारी कर ली है जो फॉर्मूला आजमाकर दक्षिण की कई क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ और चेहरों की सियासत के सहारे इन क्षेत्रीय दलों ने राजनीति की मजबूत जमीन तैयार की। जाहिर है बीजेपी का ये दाव दक्षिण के दिग्गजों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि उत्तर भारत से उलट दक्षिण भारत में सिनेमा के चर्चित चेहरे सिर्फ थिएटर ही नहीं भरते बल्कि वोटों से झोलियां भी भर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यानी एक बात तो तय है कि अगर बीजेपी स्टार पावर को भुनाने में कामयाब हो गई तो यकीनन मानिए टॉलीवुड बीजेपी के लिए टक्कर की लड़ाई की जमीन जरूर तैयार कर सकता है और शायद दक्षिण का दुर्ग ध्वस्त करने का रास्ता भी बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।